चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से मैथ का वीडियो लेकर आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं सीजीपीएससी प्री की तैयारी की, तो इसमें पेपर 2 में मैथ आता है, रीजनिंग आता है, लैंग्वेज आता है, मतलब हिंदी भाषा, छत्तीसगढ़ी की भाषा के क्वेश्चन रहेंगे, कम्युनिकेशन स्किल रहेगा। तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गणित और रीजनिंग के हिसाब से। जिनके लिए आसान होता है, जिनका मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग है, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है आराम से, क्योंकि स्कोरिंग है केवल 33% आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। उसके बाद फर्क नहीं पड़ता, तो आप आसानी से मैथ रीजनिंग के थ्रू भी निकाल सकते हैं। बात करेंगे जो मैथ का डर रहता है उसको हटाने की आज, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग लेकर आ रहे हैं मैथ के। पर्टिकुलर कल हम लोगों ने रीजनिंग के लेके आए थे, शाम को हमारी लैंग्वेज की क्लास चल ही रही है। तो मैथ में आज हम लोग अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं सबको करेंगे। अगर आपको टॉपिक वाइज मैथ का वीडियो चाहिए तो हमारे ऐप में डाला हुआ है, वहां से आप ले सकते हैं। बाकी चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं इस पे। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है ट्रेन से रिलेटेड। बोलता है एक रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में 8 सेकंड, और जबकि प्लेटफॉर्म को 80 मीटर जो लंबा है उसे पार करने में 12 सेकंड लगाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है हम लोगों को, यही रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली क्या है, हम लोगों को एक चीज समझना है। जब रेलगाड़ी पार करती है, तो रेलगाड़ी जब व्यक्ति को पार करेगी तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। ओके, रेलगाड़ी की चाल के लिए हम लोग बोलेंगे सेम। चाहे जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो भी सेम फॉर्मूला होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। पर फर्क कहाँ आता है, फर्क आता है लंबाई में। जब वो व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी व्यक्ति को या किसी खंबे को पार करेगी, तब जो दूरी है, जब व्यक्ति या खंबे की बात आती है, तब दूरी हमारी क्या बनती है, रेल की लंबाई। ऐसे लिख देते हैं हम लोग, रेल की लंबाई। ओके। बट जब बात करेंगे जब प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म को पार करते समय हमारा क्या हो जाएगा, जो दूरी है वो हमारा हो जाएगा रेल की लंबाई प्लस हमारा प्लेटफॉर्म की लंबाई। अगर नॉर्मली हम लोग समझने की कोशिश करें इमेज से, तो कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। मान के चलिए हमारी रेलगाड़ी है, जब किसी व्यक्ति को पार करती है, व्यक्ति रहता है पतला, है ना, ये खंबा रहता है पतला। रेलगाड़ी पार करने में अपनी ही दूरी तय करेगी, रेलगाड़ी की लंबाई जो भी रहेगी। बट जब प्लेटफॉर्म को बात करने की, पार करने की बात आती है, तो जो प्लेटफॉर्म है इसकी लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई, इसको ये पूरा पार करना पड़ेगा। थ्योरेटिकली अगर समझ में आता होगा तो इतना बेसिक सा रहता है। अब जो जो आंकड़े दिए हैं उसको ध्यान से देखते हैं। व्यक्ति को पार करने में 8 सेकंड लगा रही है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म की लंबाई हम लोगों को दिया हुआ है 80 मीटर, उसको पार करने में 12 सेकंड लगाती है। यहाँ पर क्या चीज कॉमन रहेगी, वो कॉमन चीज सोचना है। दोनों टाइम पर रेलगाड़ी की चाल कॉमन रहेगी। जिस स्पीड से या जिस चाल से वो व्यक्ति को पार करेगी, वही चाल से आपका प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो दोनों चाल बराबर होगी, दूरी बटे समय लगाना है। पहले टाइम हम लोगों को दूरी क्या हो जाएगी, रेल की लंबाई जब व्यक्ति को पार करती है, और समय हमारा कितना होगा, 8 सेकेंड। ऐसी जब हम लोग बात करेंगे, रेल आपका प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो रेल की लंबाई कुछ होगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म हमारा कितना लंबा है, 80 मीटर लंबा है, पार करने में कितना सेकंड लगाती है, 12 सेकंड। ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। किस तरीके से बराबर हुआ है, क्योंकि दोनों की चाल बराबर है। तो अगर यहां से निकालेंगे तो 12 रेल की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 8 इंटू रेल की लंबाई प्लस हमारा 80 इंटू 8। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहां से अगर हम लोग ले लेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो 4 रेल की लंबाई हम लोगों को मिलेगी 80 इंटू 8, या फिर रेल की लंबाई यदि हम लोग बात करेंगे कितना हो जाएगा, 80 इंटू 8/4, या फिर बोल सकते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 80 दूनी 160। 160 आएगा क्या हमारा, मीटर में लंबाई। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर लिया है जो समय का मात्रक है सेकंड। तो जब भी मात्रक की बात आएगी, मीटर और सेकंड, ये ध्यान पे रखिएगा। वैसे भी प्लेटफॉर्म की लंबाई भी मीटर में दिया था, अदरवाइज हम लोगों को मात्रकों को बराबर करना पड़ता। ये बेसिक चीजें रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 24 है, उसका क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत क्या बोलता है आपको, बराबर है। तो बताइए वस्तु का हानि प्रतिशत कितना है। ये भी पूछ सकता है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्योंकि क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत यहाँ पर दोनों बराबर दिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि आंकड़े कई बार आपको ऐसा लगेगा अधूरे हैं, कंप्लीट आंकड़ा नहीं दिया गया है। चलिए ट्राई करते हैं कैसे करेंगे। तो हम लोगों को क्या दिया है जी, सेलिंग प्राइस दिया है 24 रुपए, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। कॉस्ट प्राइस हम लोगों को नहीं पता है, तो कॉस्ट प्राइस हम लोग लिख देते कितना, कॉस्ट प्राइस हम लोग मान लेते हैं एक्स रुपए। अब अगर कॉस्ट प्राइस हमारा एक्स रुपए है, तो जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही लॉस है, तो लॉस प्रतिशत भी कितना हो जाएगा हमारा, एक्स%। अब जैसे हम लोगों को प्रॉफिट लॉस में पता है, हानि हानि का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100, या बोल सकते हैं
कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये हम लोगों को लॉस परसेंट देगा। कैसे देगा भैया? क्योंकि कॉस्ट प्राइस जब ज्यादा रहेगा, क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा और आप बेचोगे कम में, सेलिंग प्राइस कम रहेगा, तभी तो हानि होगी। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 24/x इंटू 100। यहां से x को पक्षांतर कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 100 का अंदर गुणा कर दीजिए, 100x माइनस 2400। या फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 2400 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको क्या समझ में आएगा, इसके दो मान हो सकते हैं जो पॉसिबल हैं। x के दो मान मतलब ये इक्वेशन में हम लोगों का दो मिल सकता है। अब इसमें अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आया तो आपको हमेशा पॉजिटिव चीजें लेना है, क्योंकि कीमत कभी भी धनात्मक होगी। ओके, चलिए करते हैं। आपको क्या करना है, 2400 को कुछ ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पर 100 आए और गुणा करने पर 2400 आए। तो ऐसे क्या मिलेगा, 60 और 40 माइनस 60x माइनस 40x प्लस 2400 बराबर 0 लिख सकते हो आप यहाँ पर। या फिर x की वैल्यू यहाँ से कॉमन ले लोगे तो x माइनस 60 यहाँ पर बचेगा, यहाँ से माइनस 40 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी x माइनस 60 बचेगा। दो आंसर हमारे पास आते हैं, एक होता है x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, दूसरा हम लोगों को मिलता है x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। या फिर x की वैल्यू 60 और x की वैल्यू 40। तो यदि बात की जाएगी आंसर कैसा लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई व्यक्ति 60 रुपए में कोई वस्तु खरीदता है और उसको 24 रुपए में बेचता है तो उसको 60% की हानि होगी। सेम अगर कोई व्यक्ति 40 रुपए में कोई वस्तु खरीदता है और 24% में बेचता है तो उसको 40% की हानि होगी। तो क्रय मूल्य 60 रुपए या 40 रुपए, हानि भी 60 रुपए, 60% या 40% की होगी। ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा, डी। वैसे करेक्ट आंसर मार्क लगा रहता है ताकि आप लोग प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान दे सके। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य आपको दिया है 360 रुपए, सॉरी विक्रय मूल्य दिया है 360 रुपए में, बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि उसे 20% लाभ कमाना हो तो वस्तु कितने में बिकेगी? तो जैसे हम लोग क्लास में कराते हैं उसके हिसाब से चलेंगे। जब भी हम लोग बात करते हैं लॉस में बेचना, तो जितना परसेंट भी लॉस पे लिखा है, जैसे 10% लॉस पे बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा, वो कॉस्ट प्राइस का 90% होगा। 100 माइनस 10 कर देते हैं सीधा सीधा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा, 10% की हानि होती है तो कॉस्ट प्राइस का 90%। तो अगर हम लोग बात करेंगे वस्तु का मूल्य क्या था, 360, 360 रुपए जो है कॉस्ट प्राइस का 90% है। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 360/90 इंटू 100। ये कॉस्ट प्राइस है हमारा। अभी कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे और अच्छे से करेंगे। बोलता है लाभ कमाना है, कितना लाभ कमाना है, 20%। तो अगर 20% लाभ कमाना है 20% प्रॉफिट के लिए, सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आपका कॉस्ट प्राइस का 120% होगा। कैसे नॉर्मली याद रखिएगा, अगर हानि होती है तो 100 में से घटा दो कॉस्ट प्राइस को, और अगर लाभ होता है तो कॉस्ट प्राइस में आपको 100% उतना जोड़ना पड़ता है। जैसे 10% की हानि थी, कॉस्ट प्राइस में मैंने 10% घटाया, अभी 20% का लाभ करना है, कॉस्ट प्राइस में मैं 20% जोड़ दूंगा। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है कितना है, 360/90 इंटू 100। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 120% मतलब 120/100, ये हो जाएगा। परसेंट चिन्ह लगाते जाइएगा। चलो जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ पे करिएगा 9 एक कम 9, 9 चौको 36, 120/4 कितना हो जाएगा, 480। 480 रुपए पे यदि आप उस वस्तु को बेचते हो तो आपको 20% का मुनाफा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करते हैं, कुछ व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करते हैं। यदि 15 व्यक्ति अधिक होते तो काम करने में 3 दिन कम लगते। तो बताइए शुरुआत में कितने व्यक्ति थे। तो ये वाला फॉर्मूला क्या हमारा लगता है, MDH/W। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसको लिखते कैसे हैं, M1D1H1W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। जो जो मात्राएं दी हैं आपको वो चीजें रखना है। जैसे शुरुआत में 15 व्यक्ति काम कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति काम कर रहे हैं 15 दिन में, तो ये D1 की वैल्यू दी है। व्यक्तियों की संख्या नहीं पता, मैं मान लेता हूँ व्यक्ति कितने थे, x व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करते हैं। काम की मात्रा हमारी कितनी है, 1 है। घंटे नहीं दिया, घंटों को रखने की जरूरत नहीं है। क्या बोलता है, यदि 15 व्यक्ति और होते, मतलब x प्लस 15 व्यक्ति होते तो काम कितना होता आपका, 3 दिन कम लगते। पहले कितने दिन लगे थे, 15 दिन। अब कितने लगते जी, 15 माइनस 3 मतलब 12 दिन। बट काम की मात्रा अभी भी सेम है 1। ध्यान से समझिएगा, मैंने माना व्यक्तियों की संख्या कितनी है, x है, काम करने में 15 दिन लगे। अब क्या होता है, 15 व्यक्ति और आते तो x प्लस 15, तो काम करने में 3 दिन कम लगते तो 12 दिन लगते। काम की मात्रा सेम है, बराबर 1 रहेगा। या फिर लिख सकते हैं 15x बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 12x प्लस 15/12। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 15x और 12x घट जाएगा आपस में, 3x बराबर कितना हो जाएगा,
15 इंटू 12, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 इंटू 12/3। यहाँ से करेंगे 3 एकम 3, तीनों पचे 15, 12 पंचे 60, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 60। शुरुआत में हमारे पास काम करने के लिए 60 मजदूर थे, 15 मजदूर और जुड़े थे, तो 12 दिन में आपका काम हो रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बोलता है ए किसी काम को 6 दिन में तथा बी किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। यदि वे 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा है। ओके, आपको ये नहीं बताना है काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, ये बताना है काम का कितना हिस्सा बचा है। तो अगर बात करेंगे ए की कार्य क्षमता की, तो ए के एक दिन का काम कितना होगा 1/6। सिमिलर बी के एक दिन का काम कितना होगा आपका 1/9। दोनों का अगर एक दिन का काम बोले ए प्लस बी, इन दोनों के एक दिन का काम कितना होगा, इनके एक दिन का काम होगा 1/6 प्लस 1/9। ऐसी अगर इनके 2 दिन का काम बोलेंगे कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 1/9 इंटू 2। चलिए इनके 2 दिन लोगों ने काम किया तो 2 दिन का काम निकाल लेते हैं। बेसिक करिएगा, कोई भी एलसीएम वगैरह की दिक्कत नहीं है। 9 6 15 और 9 6 54 इंटू 2, या फिर यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं 15/27, या फिर काट दीजिएगा, तीनों पचे 15, 3 9 27। इन लोगों ने 2 दिन में काम का 5/9 भाग पूर्ण कर लिया है। 5/9 भाग क्या है पूरा हो चुका है। अब जब हम लोग फ्रैक्शन वाले मेथड से बनाते हैं, ये वाले मेथड से बनाते हैं, तो काम की टोटल मात्रा मानते हैं कितनी 1। तो बचा काम कितना रहेगा शेष काम, तो शेष काम हम लोग इधर ले लेते हैं 1 माइनस 5/9, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 9 माइनस 5/9, मतलब 4/9 हिस्सा काम का बचा रहेगा। आंसर कितना आएगा 4/9। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आसानी से समझ में आए। अगर कहीं पे आप लोगों को समझ में नहीं आता है, मेथड और इजी चाहिए रहेगा तो बता दीजिएगा कमेंट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए अनुपात बी आपको दिया है 3:4 और बी अनुपात सी आपको दिया है 8:9। आपसे बोलता क्या है ए अनुपात सी बताइए। ये वाला एकदम इजी रहता है। कैसे करना है, ए बी दिया है बी सी दिया है, जो कॉमन है, जैसे इसमें भी बी कॉमन था, इसमें भी बी कॉमन था, उसको बीच में रखिएगा, बाकी ऐसे रखिएगा। इधर जो संख्या इधर लिख दीजिए, इधर जो संख्या इधर लिख दीजिए, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो 9 चौको 36, चारों अठे 32 और तीनों अठे 24। ये आपको मिलेगा ए अनुपात बी अनुपात सी। अगर किसी संख्या से कटता होगा आप काट सकते हैं, जैसे नॉर्मल आपको दिख रहा होगा, किससे काट देते हैं 2 से काट देते हैं या 4 से काट देते हैं। 4 छंग 24 हो जाएगा, चारों अठे 32 और 4 नमा 36। 6:8:9 आपका क्या मिल रहा है ये ए अनुपात बी अनुपात सी। आपसे पूछा क्या है ए अनुपात सी, ए अनुपात सी आपको कितना मिलेगा 6:9। ये क्या आपस में कट रहे हैं, किससे कट जा रहे हैं 2 से 3 से, 3 से कट जा रहे हैं, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। क्या आंसर आएगा आपका 2:3। पक्का एकदम बेसिक रहेगा। अनुपात में आपको जो भी मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल वैल्यू रहती है, सह अभाज्य संख्या बोल दीजिए, वो लेना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास धारा और नाव से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या बोलता है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा का वेग कितना है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है बेसिकली समझिएगा। क्या बोल रहा है, धारा की दिशा में 24 घंटे की दूरी, तो हम लोगों को पहले धारा की चाल और नाव की चाल पता करना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं नाव की चाल कितनी है x किलोमीटर पर आवर, ऐसी धारा की चाल हम लोग मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए फॉर्मूला सेम रहता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, या फिर इसको हम लोग चेंज कर देते हैं समय के लिए, तो समय बराबर हमारा क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से बना सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय पकड़ते हैं। मेन दिक्कत क्या है, जब नाव धारा के साथ जाएगा, ध्यान रखिएगा, जब धारा के साथ जाएगा तो नाव और धारा की चाल जुड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि धारा सपोर्ट करेगी। सेम अगर जब नाव धारा के विपरीत जाएगा, मान के चलिए धारा नीचे की तरफ जा रही है, नाव ऊपर की तरफ जा रहा है, तब धारा नाव को रोकने की कोशिश करेगी, तब जो है आपका धारा की चाल और नाव की चाल आपस में घट जाएगी। ओके, या माइनस हो जाएगी। तो जैसे पहला बोलता है धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, तो जब धारा के साथ जा रहा है तब हमारी चाल क्या होगी, याद रखिएगा जुड़ेगी। धारा के साथ चाल क्या हो जाएगी हमारी x प्लस वाई। अब यहाँ पर हम लोगों को दिया है x प्लस वाई हमारी चाल है, और चाल का फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटे समय। 24 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, 24/2, या फिर बोल सकते हैं हम लोग x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसी धारा के विपरीत, ओके, विपरीत की बात करेंगे तो चाल कितनी हो जाएगी, अब माइनस हो जाएगी x माइनस वाई, क्योंकि अब धारा इसको रोक रही है। अब यहाँ पर भी हम लोगों के पास फॉर्मूला दिया है दूरी बटे समय। दूरी कितनी तय करता है 8 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो 8 बटे क्या हो जाएगा हमारा 4।
तो x माइनस वाई हम लोगों को क्या मिलेगा, मिलेगा 2। ये दोनों इक्वेशन को देखिएगा, समीकरण 1 समीकरण 2। आपसे पूछा क्या है, धारा की चाल, इसलिए मैं माइनस कर देता हूँ दोनों इक्वेशन को, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आपका कट जाएगा, 2y बराबर आपको मिलेगा 10, तो y बराबर कितना मिलेगा 5। धारा की चाल कितनी आएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, बेसिक क्वेश्चन है, बस लॉजिक क्या रहता है, धारा 9 में धारा के साथ और धारा के विपरीत वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 3720 हो जाती है और 5 वर्षों में 4200 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करिए। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत कभी कभी घुमाने के लिए आ जाता है, समझिएगा। आपके पास इसमें भी साधारण ब्याज है 3 वर्ष का और 5 वर्ष का। ओके, तो जब भी आप निकालोगे 5 वर्ष का एसआई माइनस 3 वर्ष का एसआई, जब भी आप साधारण ब्याज का अंतर करते हैं तो आपका जो भी 2 वर्ष, मतलब जो भी वर्ष का अंतर आ रहा है उतने वर्ष का एसआई आपको मिलेगा साधारण ब्याज। मेरे बोलने का मतलब क्या है, अगर भाषा में समझ में नहीं आ रहा है तो, जैसे आपको 5 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है, अगर आप दोनों का अंतर निकालते हो तो वो अंतर जो है उन वर्षों के अंतर के बीच का साधारण ब्याज रहेगा। 5 वर्ष का साधारण ब्याज हमारे पास कितना था, 4200, और 3 वर्ष का था 3720। ओके, तो यहां से यदि हम लोग अंतर निकालते हैं, 0, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 2 वर्ष का साधारण ब्याज उच्च राशि पर 480 रुपए होगा। तो अगर 2 वर्ष का 480, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपको हो जाएगा 240 रुपए। ओके, तो 3 वर्ष का कितना होगा, 3 वर्ष का हमारा हो जाएगा आपका कितना, 1440 इंटू 3, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 720 रुपए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक चीज, ये जब साधारण ब्याज है तो प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर रहता है, इसलिए आप ये वाला मेथड लगा सकते हैं। अगर चक्रवृद्धि ब्याज रहता तब नहीं लगता, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो है ब्याज की वैल्यू बढ़ती है। साधारण ब्याज में हर साल आपको ब्याज समान मिलता है, इसलिए हम लोगों ने निकाल लिया। अंतर किया, 2 वर्ष का मिला, 2 वर्ष के बाद हम लोगों ने 1 वर्ष का निकाला, और 1 वर्ष के बाद 3 वर्ष का। अब हम लोगों को पता है 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 720। ये बोल रहा है 3720 रुपए हो जाता है। ये क्या है, आपका मिश्र धन है। हम लोग अगर बात करेंगे मिश्र धन, मिश्र धन बराबर क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन। मिश्र धन की वैल्यू आपको दिया हुआ है 3720, ब्याज आपको दिया है 720, मूलधन की वैल्यू आपको निकालना है। मूलधन कितना हो जाएगा, तो 3720 माइनस 720 कितना हो जाएगा जी, ये 3000 रुपए। 3000 रुपए आपका क्या आएगा, मूलधन आएगा। अब अगर आपको यहाँ पे गलती से बोल दे कि भैया दर बताइए, क्योंकि क्वेश्चन 2 प्रकार के आते हैं यहाँ पर ये वाले पैटर्न में, या तो मूलधन पूछेगा, मूलधन इजी था, हम लोगों का आ गया 3000 रुपए। अगर दर पूछता, आपको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में लगा देना है, टी इंटू आर इंटू टी बट्टा 100 कर देते, आपका आ जाता। कोई भी एक वैल्यू पकड़ लीजिएगा, जैसे 1 वर्ष का 240 है, बराबर 240 कर दीजिए, टी आप रख दीजिएगा 3000 इंटू आर, टी आपका 1 वर्ष हो जाएगा, बटे 100 बराबर 240। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो आपको आर की वैल्यू दे देगी। तो दर और ब्याज दोनों निकल जाता है, ध्यान इसे बस बनाना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एक क्वेश्चन है, 883 इंटू 883 माइनस 117 इंटू 117। अब अगर आप इसको इस तरीके से करने जाओगे, गुणा करने में टाइम लगेगा। ये जनरली बीजगणित का सूत्र है, बीजगणितीय फॉर्मूला है। इसको आप मानिए ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोगों को पता है क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी मतलब 883 प्लस 117, एक बार हो जाएगा, गुणा रहेगा 883 माइनस 117। चलिए कर लेते हैं। कभी भी जोड़ने घटाने का काम ऊपर नीचे करिएगा, ज्यादा अच्छा रहता है। 7 3 10, 8 1 9 1 10, 8 1 9 1 10, यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, 1000। इधर कर लेते हैं, 883117। आज 13 में से 7 गया, 3 में से 7 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 8 में से 1 गया 7, 766। तो आंसर कितना आ जाएगा, 766 के बाद 1 2 3 0, 766 के बाद 1 2 3 0, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। बेसिक है, एकदम आसानी से बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में दोगुना हो जाती है, तो ब्याज की आपको दर ज्ञात करना है। ओके, आपको केवल एक चीज दिया है कि 5 वर्षों में दोगुना हो जाती है। जब भी बात करते हैं 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज आपको बता रहा है अमाउंट। ओके, आपका अमाउंट कितना है, मूलधन का 2 गुना। मतलब अगर आपका मूलधन, ध्यान से देखिएगा, मूलधन यदि आपका P है, तो 5 वर्ष बाद जो अपनी धनराशि दोगुना होती है, तो अमाउंट कितना होगा, 2P। तो साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज की वैल्यू हो जाएगी A माइनस पी, या फिर बोल सकते हैं
2p माइनस पी इज इक्वल टू पी। ओके, आपका ब्याज पी रहेगा, मूलधन भी पी के बराबर रहेगा, मिश्र धन आपका क्या होगा 2p। जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तब बताते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। यहाँ पर एक छोटा सा फर्क होता है, जब आपको गुना वाला क्वेश्चन आया तो जैसे आपका साधारण ब्याज में लिखा है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जितना भी गुना बोला है उससे एक कम लेना है। जैसे 2 गुना था तो आप साधारण ब्याज कितना लेके चलोगे, एक कम करोगे, सिंगल लोगे। अगर 3 गुना होता तो आप 2p लेते। जबकि जब चक्रवृद्धि ब्याज आता है तो फॉर्मूला वहां पे हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का रहता है, तो जितनी वैल्यू लिखी रहती है वो लेते हैं। अब सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग लगा लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। ओके, जहां पर हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू मिली है P, मूलधन की वैल्यू भी P है, R हम लोगों को नहीं पता है, निकालना है, T की वैल्यू है 5/100। चलिए यहाँ पे रख देंगे, P से P कट जाएगा, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100/5, या फिर कह सकते हैं 20%। वैल्यू कितनी आएगी 20%। एकदम इजी रहता है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होती। इस पैटर्न के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलिए ये वाला देखते हैं, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करिए या भाजक ज्ञात करिए जिस संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं। तो जनरली अगर आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन किस प्रकार का है, 1043 को आप कोई संख्या x से भाग देते हो तो 11 भागफल मिलता है और शेषफल आपको 20 मिलता है। ये नॉर्मली भाग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जब भी अगर हम लोग बात करते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, भागफल, शेषफल। तो भाजक के लिए क्या हो जाएगा, भाजक की वैल्यू हमारी इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, भाजक इंटू आपका क्या हो जाएगा भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेष बराबर हम लोगों को मिलता है भाज्य। ये एक फॉर्मूला होता है, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं इंटू भागफल करिए प्लस शेष जोड़िए, आपको क्या मिलेगा भाज्य मिलेगा। जिस संख्या को भाग देना है, हम लोग मान लेते हैं भाजक हमारा कितना था x इंटू 11 प्लस शेष हमारे पास आएगा 20 बराबर भाज्य वैल्यू कितनी हो जाएगी 1043। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे 11x की वैल्यू 20 घटा दीजिएगा इधर 1023 हो जाएगा। 11x की वैल्यू 1023 या x की वैल्यू 1023 डिवाइडेड बाई 11, यहाँ से कर दीजिएगा 11 नंबर 99, 3 बचेगा, 11 तिया 33, वो संख्या क्या होगी 93 होगी। 93 आपका उत्तर आएगा। ये टेन ट्राई से मत बनाइएगा, टाइम ज्यादा कंफ्यूज करेगा, मतलब टाइम ज्यादा आपका ले लेगा, आंसर तो आ जाएगा बट टाइम कंफ्यूज लेगा ज्यादा। चलो, एक व्यक्ति है जिसकी शांत जल में चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बात करते हैं धारा की चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 36 किलोमीटर की दूरी जाते और आने में कितना समय लगेगा। आपको 36 किलोमीटर जाना है और वापस आना है, बताना है कितना टाइम लगेगा। नॉर्मली कर लेते हैं एक डायग्राम बना के, ऐसे मान लीजिए हमारे पास दूरी है, ओके, इधर हम लोग मानेंगे डाउन स्ट्रीम, ये टोटल कितना है 36 किलोमीटर। व्यक्ति जो है यहाँ पे कहीं पे है, मान लीजिए व्यक्ति की जो चाल है, व्यक्ति की चाल हमारे पास कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है वो हमेशा डाउन स्ट्रीम रहेगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको जाना है और वापस आना है, तो टोटल अगर आप देखोगे 72 किलोमीटर की दूरी तय करना है। अब अगर हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला समय का, तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाता है, समय बराबर हो जाता है दूरी बटा चाल। अब दूरी बटा चाल हम लोगों को दो बार निकालना है, एक बार हम लोग लेंगे ऊपर जाने में लगा समय और एक बार लेंगे ऊपर से नीचे आने में लगा समय। तो पहले नीचे आते हैं, नीचे आने में कितना समय लगेगा, तो नीचे आने में समय लगेगा दूरी बटे चाल, टोटल नीचे आने में दूरी कितनी जाना है 36 किलोमीटर। चाल आपकी क्या होगी, व्यक्ति आएगा नीचे 10 की स्पीड से, धारा लेके आएगी उसको 2 की स्पीड से, तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 36/12, या फिर बोल सकते हैं 12 तिया 36, 3 घंटा लगेगा उसको आने में। व्यक्ति नीचे पहुंच गया। अब बात करते हैं वापस ऊपर जाना है, धारा उसको रोकेगी और व्यक्ति ऊपर जाएगा, तो अब ऊपर के समय समय कितना लगेगा इसको लिखते हैं। ऊपर के लिए समय कितना हो जाएगा, तो दूरी हमारी 36 रहेगी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 माइनस 2। ओके, जाते समय जब धारा सपोर्ट की थी, आते समय धारा क्या करेगी आपको रोकेगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36/8। यदि इसको हम लोग घंटे में लिखेंगे तो 8 चौको 32, और इसके बाद हमारा क्या बचेगा 4/8, या फिर बोल सकते हैं 4 सही 1/2 घंटा। तो जाने में इसको लगा 3 घंटा, आने में लगा 4.5 घंटा। टोटल जाके आने में कितना टाइम लगेगा, तो 3 घंटा प्लस 4 सही 1/2 घंटा, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 7.5 घंटा। 3 घंटे और 4.5 घंटे को जोड़ोगे
तो 7.5 घंटे आपको लगने वाले हैं। करेक्ट आंसर कितना आएगा? 7 से ही 1/2 घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बोलता है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले इसे 10 दिन में कार्य करके छोड़ देता है, शेष कार्य ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? दोनों साथ में काम नहीं किए हैं। ए अकेले करता तो 10 दिन लगता, 18 दिन लगता, बी अकेले करता तो 15 दिन लगता। तो बी को अगर देखेंगे, बी अकेले करता तो 15 दिन लगता, बी ने कितना दिन काम किया है? 10 दिन काम किया, तो बी के अगर एक दिन का काम बोलेंगे कितना होगा? 1/15। तो ऐसे ही बी के 10 दिन का काम, ध्यान से देखिएगा, बी के 10 दिन का काम कितना हो जाएगा? 10/15 काम। बी ने 10/15 काम कर लिया है, या हम लोग बोल सकते हैं 2/3 भाग काम का कर लिया है। 2/3 भाग कंप्लीट है। शेष कार्य कितना बचेगा? शेष कार्य हमारा बचेगा 1 माइनस 2/3, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 1/3 भाग काम बचा है। ओके, अब बात करते हैं वापस। ए अगर एक काम को करता, उसको कितना दिन लगता? 18 दिन लगते। ए को कितना काम करना है? 1/3 ही काम करना है। तो 1/3 काम करने में तो कम दिन लगेगा ना, कितना दिन लगेगा? 18/3, या फिर बोल सकते हैं 6 दिन। तो ए को उस काम को करने में कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। यहाँ पर भी कुछ चीजें छूटी हुई है या कुछ चीजें लॉजिक है, समझिएगा। अगर बोल रहा है ए कितने और दिन में काम पूरा करेगा, तो उत्तर आएगा 6 दिन। अगर बोलता कि पूरा कार्य कितने दिन में हुआ, तो बी ने किया था 10 दिन में और ए ने किया था 6 दिन में, तो पूरा कार्य होता 16 दिन में। टाइम एंड वर्क वाले में आखिरी स्टेटमेंट को जरूर ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे दिया है W1/W2, या W1 W2 का अनुपात 2:3, ऐसे ही W1 W3 का अनुपात 1:2। यहाँ पर देखिएगा कॉमन क्या है? W1 है, तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे W2 अनुपात W1 अनुपात W3। W2 W1 क्या हो जाएगा? 3 और 2। ओके, 3:2, क्योंकि W1 पहले था, W2 को हम लोग लिखे तो ऐसे हो गया। इसके बाद बात करते हैं W1 W3, वो है 1:3। यहाँ पर लिख देते हैं 2, यहाँ पर लिख देते हैं 1। कर लीजिए गुणा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 1 कम 2, वेट सेकंड ना, यहाँ पे 1:2 है, 1:2 है, 2 × 2 हो जाएगा 4, 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3। आपसे पूछ क्या रहा है? अनुपात में W2 अनुपात WT, तो W2 अनुपात W3, यहाँ से कितना मिलता है? W2 आपको मिलता है 3 और W3 आपको मिलता है 4, 3:4 आएगा। एकदम आसानी है, एकदम आसान से बन जाते क्वेश्चन। इस तरीके के पूछे जाते हैं, परेशान मत होइएगा, धीरे धीरे लेवल और बढ़ते हैं। चलिए आते हैं 5,000 रुपए का 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6% वार्षिक दर से ब्याज कितना होगा? तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क। आंसर है 459। ट्राई करिएगा, अगर नहीं आता तो कमेंट में हम लोग इसको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। तब तक दो शहर है ए और बी, एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। पॉइंट ले लेते हैं, मान के चलिए ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, 500 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ओके, एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर चली है। एक रेलगाड़ी 8 बजे चलती है, स्पीड कितनी है? 70 किलोमीटर पर घंटा। वैसे ही दूसरी रेलगाड़ी है 10 बजे बी से चलती है ए की ओर, यहाँ पर कितना है? 10 बजे है, बी से ए की ओर चलती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। प्रश्न में पूछ रहा है कि वे दोनों कब मिलेंगी। ये प्रश्न भी हो सकता है कि वे दोनों किस स्थान पर मिलेंगी। तो कब मिलेंगी, किस स्थान पर मिलेंगी, ये सब प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली कब मिलेगी लगाते हैं। तो देखो सबसे पहले ध्यान देना, एक 8 बजे चल रही है, एक 10 बजे चल रही है, दोनों का टाइमिंग में फर्क है। तो जो गाड़ी पहले चल रही है 10 बजे तक कितनी दूरी तय करी वो निकाल लेते हैं। तो जैसे ये 70 की स्पीड से चल रही है, तो 2 घंटे में कितना कवर अप की होगी? 140 किलोमीटर। तो ये 140 किलोमीटर दूरी तय कर ली होगी। बचेगा कितना? 500 में से 140 गया तो 360 किलोमीटर। वापस ले लीजिएगा, यहाँ पर 360 किलोमीटर की दूरी है। एक ट्रेन इधर से चल रही है 70, एक चल रही है 110। अब अल्टीमेटली देखेंगे तो इन दोनों को जहां पर मिलना होगा, तो ये क्या करेंगे? 360 किलोमीटर की दूरी जब दोनों के द्वारा तय कर ली जाएगी, मतलब टोटल मिला के मान लीजिए ये पॉइंट में मिले, ये पॉइंट में मिले, कहीं पर भी मिले, मान लो यहाँ पर मिलते हैं, तो ये रेलगाड़ी इतना आई होगी, ये इतना आई होगी, दोनों की दूरी का योग कितना होगा? 360 किलोमीटर। अब ये चाल क्या लेंगे? तो दोनों अलग अलग दिशा से चल रही है, विपरीत दिशा पे, तो चाल हम लोग मान लेंगे इन दोनों की क्या है? कॉमन है, मतलब योग हो जाएगा इधर से और इधर से। आपका बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, सापेक्षिक गति दोनों की जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों अलग अलग दिशा में है। अगर सेम दिशा में होते तो घट जाती। तो गति हम लोग मान लेंगे कितना? 110 प्लस, मतलब 180 किलोमीटर की स्पीड से इन लोग चल रहे हैं। 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मिलने के लिए इनको दूरी तय करना है 360 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा?
समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी है 360, आपका चाल स्पीड ले लेते हैं, चलिए वेलोसिटी लिख देते हैं p, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा ये 2 घंटा। 2 घंटे बाद मिलेंगे। ओके, ये जो रेलगाड़ियां है 2 घंटे बाद मिलेंगे, बट कब के 2 घंटे बाद? तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 8 बजे से 10 बजे तक हम लोग निकालनी है, ये कंडीशन है 10 बजे। तो 10 बजे के 2 घंटे बाद मतलब 10 + 2, 12 बजे दोपहर को ये लोग अपनी गाड़ियां जो है एक दूसरे से मिलेंगी। ये मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ इसमें। बाकी अगर बोलता कि डिस्टेंस कितना है, तब थोड़ा बेसिक जाना पड़ता, दोनों की चाल लेना पड़ता या दूरी लेना पड़ता, उस समय से होता, समय को कॉमन लेते हैं उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 69 रुपए 60 पैसे में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो जनरली हम लोगों को पता है सेलिंग प्राइस कितना है, 69.60 है। लॉस हो रहा है कितना आपको, 25% का। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस का 75% होगा, है ना। मतलब अगर हम लोग बोलेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस इंटू 75/100 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 69.60, या कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 69.60 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6960/75 हो जाएगा, 15 से कटेगा क्या देखिएगा, 15×5 = 75, 15×4 = 60, 15×5 = 75, 15×6 = 90, 15×4 = 60। ओके, चलिए 464 डिवाइडेड बाई 5 रहेगा, यहाँ पर कर लीजिएगा, 5×9 = 45, एक बचेगा, 5×2 = 10, 5×8 = 40, 92.8 या 92.80, ये आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, ये हमारा आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से देता है। दर क्या है, कॉमन है, उन दोनों से ब्याज के रूप में उसे कुल 2,200 रुपए प्राप्त होते हैं, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, दोनों का जोड़ देंगे। मतलब बी को दे रहा है 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए R% की दर से, ओके, बटा 100। ऐसी सी को दिया है 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए R% की दर से बटा 100। ऐसा करने पर उसको मिलता कितना है, 2,200 रुपए टोटल ब्याज मिला है। तो दोनों का साधारण ब्याज इस प्रकार से है। आर कॉमन निकाल दीजिए, बाकी आप क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ, कितना बचेगा, 50×2 = 100 प्लस यहाँ पे बचेगा 30×4 = 120 बराबर आपका 2,200। या फिर हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे करेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2, 1 1 2, 220 बराबर हमारा हो जाएगा 2,200, या फिर आर की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2,200/220, वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%। 10% जो होगा हमारा क्या होगा, ब्याज की वार्षिक दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास। तो टोटल हम लोगों ने लगभग 10 या 10 के ऊपर क्वेश्चन किए होंगे, चेक करिएगा टोटल कितने क्वेश्चन हुए हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, आपको पूरा यदि टॉपिक वाइज करना है, मैथ का वीडियो अवेलेबल है, बाकी टेस्ट सीरीज हमारे पास ऐप में अवेलेबल है। यदि आपको पूरी क्लास का कोर्स भी चाहिए जिसमें हम लोगों ने सीजीपीएससी का पूरा पढ़ाया है, तो पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ से लेके हर एक सब्जेक्ट होता है। केवल आपको मैथ रीजनिंग का चाहिए वो ऐप में अवेलेबल है, अगर आपको बाकी चीजें चाहिए 2 मंथ की वैलिडिटी के साथ, तो वो भी आपको मिल जाएगी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी यदि वीडियो पसंद आता है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।